बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फैज हमीद की जेल कैद कैसी होगी, फौजी ऑफिसर की कैद और इस लेवल के लेफ्टिनेंट जनरल, इस लेवल के ऑफिसर की कैद कैसी होती है। मैंने कुछ बहुत सीनियर फौजी ऑफिसर से बात की, ये मालूमात मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ रिसर्च है, कुछ आर्मी एक्ट के तहत जो चीजें पता चल रही हैं उसकी बात करेंगे। उसके अलावा इस केस में क्या हुआ, मियां अली इशफाक क्या बता रहे हैं, यह भी आपके सामने रखूंगा मैं। लेकिन सबसे पहले ईमान मजारी के मामले से भी पहले आप देखिए कि फील्ड मार्शल सीडीएफ आसिफ मुनीर साहब, उनके हवाले से जो उनका उलमा से मशाइख से खिताब था, उस खिताब के हवाले से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का मशवरा और फील्ड मार्शल से सीडीएफ से यह पूछना कि आपको क्या परेशानी है, यह बड़ा वायरल हो रहा है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने क्या कहा है, यह सुनिए, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। कल भी चीफ साहब ने फरमाया, मुझे किसी ने बताया कि क्या पाकिस्तान को मदारिस्तान बनाना है, तो हम कहेंगे हुजूर बनाना है। लेकिन आपको क्या परेशानी है? क्या ये मदारिस हुकूमत के खजाने से कोई 1 रुपए भी आपसे मांग रहे हैं? तो ये हिसाब तो आप उनसे लें कि जिन पर कौमी खजाने से अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। अब ये मुफ्ती साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि जिन पर कौमी खजाने से अरबों खरबों खर्च हो रहे हैं, उनसे फील्ड मार्शल साहब हिसाब लें। आपसे मदारिस क्या ले रहे हैं और आपको क्या परेशानी है अगर पाकिस्तान को मदारिस्तान बनाना है। मुफ्ती साहब ने एक बात ठीक की है, एक बात मुफ्ती साहब ने गलत की है। मुफ्ती साहब ये जो फील्ड मार्शल साहब से कह रहे हैं, सीडीएफ साहब से, सीडीएफ की आदत आहिस्ता आहिस्ता पड़ेगी। फील्ड मार्शल की आदत पड़ चुकी है, अब पहले आर्मी चीफ की थी, फिर फील्ड मार्शल की आदत पड़ चुकी, सीडीएफ की आदत भी पड़ जाएगी। तो ये जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना कि हाँ बनाना है, तो ठीक है, आप मदारिस के, मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के सेमिनार से खिताब कर रहे हैं, आप मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं, आप मदारिस्तान बनाना चाहते हैं, व्हाट इज रॉन्ग इन इट, बिल्कुल ठीक है, बनाइए। अच्छा, ये जो मुफ्ती साहब ने दूसरी बात की है कि आप अरबों खरबों लेने वालों का हिसाब करें, मुफ्ती साहब यही बहुत बड़ा मसला है। फील्ड मार्शल साहब का अब ये जो सीडीएफ साहब का आदत हो जाएगी, ये जो सीडीएफ साहब का भी ओहदा है ना, इस ओहदे के बाद भी काम क्या है, दिफाए वतन काम है। सिनर्जी आ जाएगी नए अंदाज में, साइबर वॉरफेयर, और फिर उसके बाद एक जदीद जंग के तकाजों के मुताबिक भी काम है दिफाए वतन, तो वो अपना काम करेंगे। ये जो एहतिसाब का काम है, अरबों खरबों लूटने वालों के एहतिसाब का, मुफ्ती साहब ये उनका काम नहीं है। वो तो बार बार खुद कह रहे हैं मत घसीटें। आप मुफ्तियान भी घसीटेंगे, सियासतदान भी घसीटेंगे, सहाफी भी घसीटेंगे, तो फिर कैसे चलेगा। और वो खुद भी जाहिर है कि हम सबकी शिकायत यही है कि वो और उनका इदारा सियासत में मुलव्वस है, और यह हम सबकी शिकायत है, या हम सबका इल्जाम कह लीजिए, या हम सबकी छोटी मोटी जुर्रत है कि हम ये सवाल कर लेते। लेकिन मुफ्ती साहब ये उनका काम नहीं है, इसलिए ये काम उनको ना दीजिए। और बहरहाल जो उन्होंने बात की थी वो उन्होंने बात कर दी, और अब हमारे सामने चीजें आ गई हैं। अब ये जो फैज हमीद साहब वाला मामला, इस पर मुझे बात करनी है। देखिए, मियां अली इशफाक साहब बीबीसी उर्दू को क्या बता रहे हैं। बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, खबर बीबीसी उर्दू को देते हैं। मियां साहब हमसे छोटी सी बात करते हैं और बीबीसी उर्दू को वो पूरी खबर देते हैं। मियां साहब ने कहा 90 से ज्यादा समातें हुई और मैंने 3 से 12 घंटे यौमिया अपने मौक्किल के साथ भी गुजारे। जरा हमें पूछे गए 8000 सवालों में से 8 सवालों के जवाब भी मुल्जिम के खिलाफ इस्तिगासा के गवाह नहीं दे पाए। यानी वो ये कह रहे हैं कि फैज हमीद पे जो लोग इल्जाम लगा रहे थे, कुछ भी वो साबित नहीं कर पाए।
आगे वो कहते हैं ये केस हमने 100 में से 100 नहीं बल्कि 1000% जीता हुआ है। मैं आपको क्या बता रहा था, मियां अली इशफाक साहब तो क्योंकि मामला हसास है ना, बहुत थोड़ी मालूमात देते हैं। बाकी कुछ दीगर दोस्त और कुछ लोग जिनसे कुछ मालूमात मिलती है वो मैं आपको बताता रहा था। तो वो कहते हैं 1000% जीता हुआ है। अगले फोरम में अपना मौकिफ रखेंगे। मैंने आपसे कहा था फैज साहब के करीबी लोग कहते हैं फेज 2 में जीतेंगे। अच्छा, अपना मौकिफ रखेंगे और इंसाफ हासिल कर लेंगे। फैज हमीद के वकील मियां अली इशफाक की बीबीसी उर्दू से गुफ्तगू, ये हमें पता चल रहा है। बहरहाल अब सजा हुई 14 बरस की और अभी तो एक केस बाकी है, 9 मई रिलेटेड केस बाकी है। मैं आपको ये बताने जा रहा था कि जब फौजी अफसरान को सजा होती है तो क्या होता है। एक है रूल बुक, आर्मी एक्ट के तहत रूल बुक, उसके तहत जो हमें चीजें पता चलती हैं, यानी जब केस चल रहा हो सिपाही का, जेसीओ का, छोटे ऑफिसर का और फिर ब्रिगेडियर से ऊपर वालों का, तो क्या होता है क्वार्टर गार्ड में रखा जाता है सिपाही को। फिर जेसीओ वगैरह होते हैं साइड रूम और मेस में रखा जाता है। जब ऑफिसर्स होते हैं कमीशन ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स मेस में रखा जाता है जब केस चलता है। एक फिर जब सजा हो जाती है तो रूल बुक है। अच्छा, रूल बुक के मुताबिक वो जो होता है ना फौजी वाला डिसिप्लिन, वही डिसिप्लिन है। सुबह 4 बजे उठा दिया जाएगा, बिस्तर सेट करो, अपना संदूक मेंटेन करो, ऐसे करो वैसे करो, आ जाओ, गिनती होगी, फिर उसके बाद नमाज होगी, फिर नाश्ता होगा, फिर ग्राउंड में चलेंगे, ड्रिल वर्क होगा, फिर उसके बाद मुशक्कत, कैद बा मुशक्कत है, वो तमाम चीजें होंगी। इतने बजे दोपहर का खाना, नमाज, चाय, वॉक, लॉकअप, रात के खाने के बाद, और फिर उसके बाद बत्तियां बंद और सो जाएं वगैरह। ये चीजें पता चल रही हैं आर्मी की रूल बुक से। कहां रखा जाता है? डिटेंशन फैसिलिटी है, जैसे मियांवाली में, मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर है, वहां रखा जाता है। ये रूल बुक से पता चल रहा है। और जहां रखा जाता है ऑफिसर्स का कमरा जरा बेहतर होता है। एक लोहे का पलंग मिलेगा, उस पर एक बिस्तर होगा, तकिया होगा, एक मेज होगी, एक कुर्सी होगी, अटैच्ड बाथ होगा वगैरह। ये तमाम चीजें रूल बुक से पता चल रही है। अच्छा, उसमें क्या क्या हुकूक हैं, वो जो रिसर्च हमने की उस रूल बुक से चीजें निकालते हुए, उसके मुताबिक हमें यह पता चला कि फैज हमीद साहब के इस केस में आप देखिए कि ऑफिसर्स, हाँ, एक कुर्सी, एक डेस्क, स्टील ट्रंक, साइड शेल्फ, एक या 2 छोटी खिड़कियां होती हैं, अंदरूनी टॉयलेट होता है वगैरह वगैरह। अच्छा, फैसिलिटीज क्या होती हैं, हुकूक क्या हासिल होते हैं, और जनरल वगैरह होने की सूरत में ये तमाम चीजें हमें इसमें पता चल रही थी। कोई टीवी नहीं होगा, कोई मोबाइल नहीं होगा, जिस्मानी काम, सख्त मुशक्कत वगैरह नहीं होगी, खाना वही जो पूरे डिटेंशन सेंटर में होता है वो उनके लिए होगा वगैरह। मैंने एक रिटायर्ड 3 सितारा ऑफिसर हैं, उनके 2 से 3 इंटरव्यू टीवी पे भी कर रखे हैं। उनसे मैंने पूछा, और उनसे मैं कई बार खबर के सिलसिले में राब्ता कर लेता हूं। उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक। तो उन्होंने कहा फिर मैं आपको कुछ मालूमात दे देता हूं। कहले जो रूल बुक में है ना, ये रूल बुक में है। मैंने कहा फिर? कहने लगे आप यूं समझ लीजिए कि एक बहुत आलीशान तो नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा कमरा, छोटा सा, साफ सुथरा, बहुत अच्छा कमरा, जिसमें गर्मियों में एसी होगा, सर्दियों में हीटर होगा, और उसके साथ एक अटैच्ड बाथ होगा। ये उनकी कैद की जगह होगी, और कुछ चीजों की पाबंदी होगी, कुछ चीजों की आसानी होगी, फैमिली उनसे फ्रीली मिल सकेगी, और ये आम कैदी के लिए जो फैसिलिटी होती है उससे कहीं ज्यादा साफ सुथरी होती है, कहीं बेहतर खाना होता है। उनको एक मुशक्कती क्या बल्कि एक बाकायदा तौर पर एक खिदमत गुजार मिलेगा, और उससे वो कुछ काम चीजें मंगवाना वगैरह ये भी कर सकेंगे, और बहुत बेहतर होगी। एक साबिक वजीर आजम की जेल से बहुत बेहतर जेल होगी, और इसमें उसकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाएगा। आर्मी रखती है एक ऑफिसर के रैंक के हिसाब से उसकी डिग्निटी का ख्याल। मगर जेल अगर महल जैसी भी हो, लेकिन आप महल से बाहर नहीं जा सकते, तो जेल फिर जेल होती है। ये फैज हमीद साहब की जेल के हवाले से हमें मालूमात मिल रही हैं। अब यहां से जाहिर है कि मैंने आपको पहले भी बताया आगे क्या है हमारे सामने सिचुएशन, वो आ जाएगी। फैज हमीद साहब का केस चल रहा है, अभी चलेगा, और
उसके बाद हम देखेंगे कि एक सजा और होनी है। ये बहुत ज्यादा जोर शोर के साथ बताया जा रहा है। ईमान मजारी का केस, नॉर्वे के सफीर आए थे। अब हमारे दफ्तर खारिजा ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और यहां से हुआ डीमार्च टू द नॉर्वेजियन एम्बेसडर टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वी हैव रिसीव्ड अ रिपोर्ट दैट ऑन 11 नवंबर 2025 you attended a hearing at Supreme Court for a case related to ईमान मजारी। ये पहला पैराग्राफ है, ये जारी किया गया, डीमार्च किया गया, ब्रेकिंग चली, हर जगह चली कि पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा वगैरह। उसके बाद क्या हुआ, एक और स्टेटमेंट आया मीडिया के लिए। वो स्टेटमेंट क्या था? पहला वाला था डीमार्च, ईमान मजारी का केस, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, statement by the spokesperson responding to media queries regarding the demarche made to the ambassador of Norway to Pakistan over his attendance at a court case in Islamabad। कौन सा कोर्ट नहीं लिखा, okay? The spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Tahir Andrabi, stated the following: the Norwegian ambassador was summoned to the Ministry of Foreign Affairs today by the Additional Foreign Secretary, Europe, regarding his unwarranted attendance at a court proceeding in Islamabad। अदालत का नाम नहीं है। which constitutes a breach of diplomatic protocol and relevant international law। पहले इंटरनेशनल लॉ कौन सा है, क्या है, यह भी था, ईमान मजारी का नाम भी था। यह क्यों जारी किया गया? मेरी जिन साहब से बात हुई है वो ये कहते हैं कि पहला वाला बहुत सख्त हो गया था, इस चीज का एहसास किया गया तो दूसरा वाला जारी किया गया। दूसरे वाले में क्या है, देखिए, लहजा नरम है, सिफारती है, मोहतात है। यह मैं उनसे पूछने की बात बता रहा हूं आपको। मकसद इस तमाम तर सूरत हाल को जो डीमार्च वाले डॉक्यूमेंट से पैदा हो गई थी, डी एस्केलेट करना है। सफीर पर पहले वाले डॉक्यूमेंट में इंटरफेरेंस और ब्रीच का जिक्र है, दूसरे में भी इस सिलसिले में बात है, मगर अंदाज सनसनीखेज नहीं है दूसरे का। दूसरे में ईमान मजारी का जिक्र नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का मामला कौन सा केस ये भी नहीं है। स्टेटमेंट में कहा गया, सफीर को बुलाया गया, उसे बताया गया कि अदालत में जाना सिफारती आदाब के खिलाफ है, उसे वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 41 की याद दहानी कराई गई वगैरह। मीडिया को मुतमईन किया, शिद्दत को कम रखा। पहला वाला जो था उसमें क्या कहा गया था, डेलिब्रेट इंटरफेरेंस, फ्लैग्रेंट वायलेशन, पैटर्न ऑफ एक्टिविटी, एलिमेंट्स हॉस्टाइल टू पाकिस्तान, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। तो हम अपने शहरी के बारे में भी एलिमेंट्स हॉस्टाइल टू पाकिस्तान, पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर, ये हम लिख रहे थे। अब हमने बहुत ठंडा कर दिया है, सफीर के लिए भी, अपने शहरी के लिए भी। मेरा यह ख्याल है कि एक ये रियलाइज किया गया कि सफीर के लिए बहुत सख्त मैसेज है, नहीं जाना चाहिए, और क्या इससे पैगाम जाएगा तो टोन डाउन किया गया है। और नॉर्वे बड़ा मुल्क है और वहां से कोई रिएक्शन आए उससे पहले हमने उसको जाहिर है कि कोर्स करेक्शन की तरफ ले जाने में बेहतरी समझी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।